आज की कहानी में लव, सेक्स, शादी, धोखा, सस्पेंस सब कुछ है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने लव एट फर्स्ट साइट के ऊपर भरोसा किया था और उसे शादी तक लेकर गई, फिर एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब उसके सामने सच्चाई आई तो उसका प्रेम से भरोसा उठ गया। तारीख थी 14 मार्च 2022। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में झांसी रोड के पुलिस स्टेशन में एक 75 साल का बुजुर्ग अपनी जवान बेटी के साथ पहुंचा था। लड़की के गले में मंगलसूत्र था और देखते ही देखते लड़की ने पुलिस वालों के सामने ही अपने मंगलसूत्र को तोड़ दिया। मंगलसूत्र की मोतियों के साथ उस पत्नी का विश्वास भी पुलिस स्टेशन में एक एक करके बिखर रहा था और वो रोते रोते मदद की गुहार लगा रही थी। फिर लड़की ने जो कहा था उसे सुनकर उस थाने के इंचार्ज समेत सभी सिपाही दंग रह गए थे। उस लड़की ने पुलिस से कहा था कि मेरे पति ने मुझे मारने की साजिश रची है। वो किसी भी वक्त मुझे मार सकता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मुझे उसकी सच्चाई के बारे में मालूम है। मैं आज तक एक सीरियल किलर के साथ रह रही थी। मेरा पति एक चालाक सीरियल किलर है जिसने कई लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और फिर उनका मर्डर कर दिया था। आप लोग बिल्कुल देर मत करिए, नहीं तो पता नहीं कब मेरा भी मर्डर हो जाए। प्लीज उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। आज के एपिसोड में हम सीरियल किलर राजेश कमरिया के केस को रीओपन करेंगे। पुलिस स्टेशन में रो रही और अपने पति को सीरियल किलर कह रही लड़की का नाम अनामिका था, लेकिन उसकी प्रेम और शादी की कहानी पुलिस स्टेशन से शुरू नहीं हुई थी। यह शुरू हुई थी ग्वालियर रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन से। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से दिल्ली की तरफ ट्रेन चल दी थी। उसी ट्रेन में आमने सामने की बर्थ में अनामिका और राजेंद्र मेहरा बैठे हुए थे। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, इन दोनों की नजर भी एक दूसरे से टकरा रही थी। अनामिका अकेले सफर में बोर हो रही थी तो उसने सामने बैठे लड़के से बात करनी शुरू कर दी और पूछा, आपका नाम क्या है और आप भी दिल्ली जा रहे हैं क्या? सामने बैठे लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम राजेंद्र मेहरा है और हाँ, ये ट्रेन दिल्ली जा रही है तो मैं भी वहीं जा रहा हूं। ये जवाब सुनते ही अनामिका जोर जोर से हंसने लगी और लड़के को समझ में आ गया कि उसे अपना अगला टारगेट मिल गया है। बातों ही बातों में अनामिका ने राजेंद्र को बताया, मैं काफी परेशान हूं और दिल्ली किसी जॉब की तलाश में जा रही हूं। होप कि सब कुछ सही हो जाए और मुझे एक डिसेंट सी जॉब मिल जाए। इसके बाद राजेंद्र मेहरा ने अपनी पहली चाल चली और कहा, वैसे मैं तुम्हारी जॉब आसानी से लगवा सकता हूं, बस तुम अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दे दो। ग्वालियर स्टेशन से निकली ट्रेन दिल्ली पहुंची भी नहीं थी और दूसरी तरफ राजेंद्र और अनामिका की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। राजेंद्र को पता चल चुका था कि अनामिका ग्वालियर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर की बेटी है। दोनों ने एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर भी ले लिए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद एक दिन अनामिका के पास कॉल आया। उस तरफ राजेंद्र ही था। उसने कहा, तुम कनॉट प्लेस आ जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज तुम्हारी जॉब कंफर्म करा देता हूं। अनामिका ने भी खुशी में जवाब दिया, क्या सच बोल रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। फिर दोनों सीपी में मिले और राजेंद्र मेहरा ने अपना वादा पूरा कर दिया। अनामिका की एक अच्छी सी जॉब लग चुकी थी। अनामिका भी अब राजेंद्र से इम्प्रेस हो चुकी थी और कुछ दिन बाद अनामिका ने राजेंद्र से कहा, पता नहीं मुझे ऐसे तुम्हें कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम मुझे पसंद हो। इतने पसंद आ गए हो कि मैं तुमसे शादी भी कर सकती हूं। बस राजेंद्र को इसी पल का इंतजार था। उसने तुरंत हामी भर दी और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। फिर कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी भी कर ली।
शादी के कुछ समय बाद तक तो राजेंद्र अपना काफी समय अनामिका को दिया करता था। इनके बीच की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी। दोनों के बीच फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी थी। लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद अनामिका को ऐसा लगने लगा कि अब राजेंद्र का इंटरेस्ट उसके लिए खत्म हो गया है। राजेंद्र का बिहेवियर भी अनामिका की तरफ खराब होने लगा था। अनामिका मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। एक दिन तंग आकर उसने राजेंद्र से कहा, बस एक बच्चे के बाद से ही तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे ऊपर कम हो गया। बस इतना ही प्यार था तुम्हें, अब तुम मेरे करीब भी नहीं आते हो। क्या तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है? ये सवाल सुनते ही राजेंद्र के ऊपर जैसे भूत सवार हो गया था। उसने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे जमीन में पटक दिया। फिर उसके सारे कपड़े फाड़ने लगा। कपड़े ऐसे फाड़ रहा था जैसे कोई हैवान किसी की इज्जत नोच रहा हो। और उस दिन राजेंद्र ने जानवरों की तरह बार बार अपनी पत्नी अनामिका का मैरिटल रेप किया। अनामिका भी बेबस की तरह जमीन पर पड़ी रो रही थी और उसने अपने पति से कहा, तुम जानवर हो, ये प्यार नहीं रेप है। कुछ दिन बीते ही थे कि अनामिका अपने मायके जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसे अपने पति के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसकी वजह से उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्यूमेंट्स को देखकर अनामिका को पता चला कि उसका पति का नाम राजेंद्र मेहरा नहीं बल्कि राजेश कमरिया है और इसके कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध रह चुके हैं। इसने एक अमीर औरत के साथ 36 लाख का फ्रॉड भी किया था। इसी के साथ अनामिका को पता चला कि उसका पति एक सीरियल किलर भी है। अनामिका ने बिना देर किए अपने बच्चों को लेकर अपने पापा के घर चली गई। तभी तारीख आई 14 मार्च 2022। अनामिका के पास उसके पति राजेंद्र मेहरा का कॉल आया और उसने कहा, अनामिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे मिलने आ रहा हूं, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे, वहां मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूं। तुमने जो देखा है वो सच नहीं है, प्लीज ये बात अभी किसी से शेयर नहीं करना। अनामिका को भी लगा कि शायद उसका पति सच बोल रहा है और वो अपने पति से मिलने घर के नीचे आ गई। तभी उसके सामने एक सफेद कलर की कार रुकी। कार के अंदर उसका पति राजेंद्र बैठा था। उसने अनामिका को कार के अंदर बुलाया। अनामिका कार में बैठने ही वाली थी कि तभी उसे अंदर बड़े बड़े चाकू नजर आए। साथ ही उसे दिखा कि कार में एक और खूंखार सा आदमी बैठा हुआ है। अनामिका को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके पति राजेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कार में बिठाने लगा। साथ में वो दूसरा आदमी भी अनामिका को पकड़कर खींचने लगा, लेकिन अनामिका ने जोर जोर से हल्ला कर दिया, बचाओ बचाओ, ये मुझे मारने आया है, मुझे किडनैप कर रहा है। इतना सुनते ही मोहल्ले के लोग बाहर आ गए। अनामिका के पिता भी बाहर आ चुके थे। सभी को आते देख राजेंद्र और उसका साथी कार स्टार्ट करके अनामिका को सड़क में फेंककर भाग गए। फिर अनामिका ने अपने पिता को पूरी बात बताई और तुरंत 75 साल के बुजुर्ग पिता अपनी बेटी अनामिका के साथ ग्वालियर के झांसी रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में अनामिका ने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा, साहब मेरा पति सीरियल किलर है, अगर आपने इसे नहीं पकड़ा तो अब ये बहुत जल्द मेरा भी मर्डर कर देगा। पुलिस ने अनामिका से पूरी कहानी सुनी और अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। सबसे पहले पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर की मदद से राजेंद्र मेहरा को उठाया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। फिर राजेंद्र मेहरा ने अपनी सच्चाई बताई और कहा, मेरा नाम राजेंद्र मेहरा नहीं बल्कि राजेश कमरिया है। कई सालों से मैंने अपने कई नाम बदले हैं। साल 2014 में मुझे अनामिका मिली तो मैंने इसे अपना नाम राजेंद्र मेहरा बताया था।
इसे अपने नकली माता पिता से मिलाकर इससे शादी की और अब इसका मर्डर भी करने वाला था। राजेश कमरिया ने आगे बताया, ग्वालियर में एक मेरा दोस्त मनोज रहा करता था। उसकी पत्नी गीता मुझसे 10 साल बड़ी थी। उसके 3 बच्चे भी थे, लेकिन उसका बदन मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। फिर एक शाम मनोज ने हम दोनों को एक बिस्तर में सेक्स करते हुए पकड़ लिया, लेकिन मनोज कुछ कर पाता उससे पहले ही मैंने और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका तब तक गला दबाया जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं गया। फिर उसे मैंने झांसी के पास एक नदी में फेंक दिया। उसकी लाश कभी मिली ही नहीं, तो लोगों को लगा कि वो कहीं भाग गया है और कभी वापस नहीं आएगा। फिर मैंने प्रॉपर्टी के लिए गीता से शादी कर ली और उनके उत्तर प्रदेश के मोरानीपुर इलाके वाले घर में शिफ्ट हो गया। फिर शादी के 1.5 साल के अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कराया। फिर उसके बाद मैं गीता से बोर हो गया था, इसलिए मैंने चाकू से गीता और उसके 3 बच्चों का भी मर्डर कर दिया और उनकी लाशों को भी नदी में फेंक दिया। इसके बाद प्रॉपर्टी के पैसे लेकर मैं वहां से निकल गया और फिर अलग अलग लड़कियों के साथ सोने लगा, उनके पैसे लूटने लगा। लड़कियां बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत भी नहीं करवाती थी। एक अमीर औरत से तो मैंने 36 लाख रुपए लूटे थे। आज अगर पुलिस मुझे नहीं पकड़ती तो मैं बहुत जल्द अनामिका को भी मार देता, क्योंकि इसे मेरे बारे में पता चल चुका था। पुलिस ने राजेश कमरिया को उसकी सही जगह यानी जेल में डाल दिया है और इसकी चार्जशीट भी कोर्ट में पेश हो चुकी है। बहुत जल्द इसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिल जाएगी। अगर एक पत्नी अपने मंगलसूत्र को तोड़कर पुलिस से ये ना कहती कि मेरा पति एक सीरियल किलर है, तो ना जाने आगे ये सीरियल किलर कितनी और लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देता। इसीलिए आज की इस कहानी से लड़के और लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन शादी एक जिम्मेदारी है। जिस रिश्ते को शुरू करने से पहले किसी के बैकग्राउंड को जांचना बहुत जरूरी है। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। मैं एक 23 साल की लड़की हूँ जिसका नाम प्रीति राठी है। पता नहीं इस दुनिया में ये नाम कितने दिनों तक और जिंदा रहेगा। आज से 25 दिनों पहले मेरी आंखों में सुहाने सपने थे। मुझे अच्छा करियर बनाना था, अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना था, मुझे प्यार भी करना था और शादी भी करनी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं पिछले 25 दिनों से मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल के बेड में एडमिट हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। मेरे सारे सपने आज से 25 दिन पहले मर चुके हैं। उस दिन मैं अपनी मौसी और पापा के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन तभी कोई ऐसा आया जिसे मुझसे और अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मैं कभी भी खूबसूरत लड़की नहीं बनना चाहूँगी। डॉक्टर मुझे दिलासा देते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। एक 23 साल की लड़की जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, अब वो इस दुनिया से जाने वाली है। पापा प्लीज़ मेरा इलाज महंगे हॉस्पिटल में मत करवाइए, खर्चा बहुत हो जाएगा। मैं खुद में सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरी क्या गलती थी। क्या खूबसूरत होना गुनाह है या फिर एक लड़की होना सबसे बड़ा गुनाह है? ये लाइन सिर्फ और सिर्फ कोई स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक खत का छोटा सा हिस्सा है जिसे एक 23 साल की लड़की
प्रीति राठी ने हॉस्पिटल के बेड से अपने बुजुर्ग पिता से टाइप करवाया था, क्योंकि वो खुद लिखने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखें खराब हो चुकी थी। क्या कोई उस पिता के दर्द का अंदाजा लगा सकता है जिसने अपनी जवान बेटी के अंतिम शब्दों को टाइप किया था? आज के एपिसोड में हम इस देश की बहादुर बेटी प्रीति राठी के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात साल 2013 की है। दिल्ली में रहने वाले एक परिवार के लिए खुशियों की खबर आई थी। उनकी बेटी प्रीति राठी का सिलेक्शन नेवी में नर्स के तौर पर हो चुका था। यह खबर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी थी। प्रीति को जॉब की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना था। परिवार में यह बात तय हुई कि प्रीति को मुंबई ड्रॉप करने उसके साथ उसकी मौसी और पापा भी जाएंगे। तीनों का रिजर्वेशन दिल्ली से मुंबई जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में हो गया। तारीख आई 1 मई 2013। प्रीति ने अपने घर वालों से आशीर्वाद लिया और कहा, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस में खड़ी उतरूं। पूरे परिवार का नाम जो रोशन करना है, आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखना। शाम के करीब 3:45 दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर एक ट्रेन का हॉर्न बजा। यह ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस ही थी। इस ट्रेन में प्रीति अपने पापा और मौसी के साथ बैठ गई। ट्रेन अपने टाइम से मुंबई की तरफ निकल गई। इसी ट्रेन में एक और लड़का चढ़ा था। उस लड़के की नजर पूरे समय प्रीति के ऊपर ही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रीति का पीछा करते हुए इस ट्रेन में चढ़ा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से रेल की पटरियों में दौड़ रही थी। तभी प्रीति ने अपने पापा से कहा था, पापा, आप पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और मेरी चिंता तो बिल्कुल मत करिएगा। अब तो मैं भी सैलरी पाऊंगी तो घर पे कुछ पैसे भेज दिया करूंगी। ये सब बोलते हुए प्रीति राठी को नहीं मालूम था कि इसी ट्रेन में एक दरिंदा है जिसकी नजर प्रीति के ऊपर ही है। 2 मई की सुबह करीब 8 बजे दिल्ली से चली गरीब रथ एक्सप्रेस 16 घंटों के सफर के बाद मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से कई मुसाफिर बाहर आए। उन्हीं में प्रीति भी अपने पापा और मौसी के साथ ट्रेन के बर्थ से नीचे उतरी। तीनों सामान लेकर स्टेशन से बाहर निकलने के लिए चलने लगे। आगे आगे मौसी और पापा चल रहे थे और उनके पीछे पीछे प्रीति। कुछ दूर चलने के बाद प्रीति के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़ी, उस लड़के ने एक बड़ी बोतल प्रीति के चेहरे पे उड़ेल दी। उस बड़ी बोतल में पानी नहीं था, बल्कि तेजाब था। प्रीति जोर जोर से चिल्ला रही थी। कोई कुछ समझ पाता कि वो लड़का पता नहीं कहां भाग गया। कुछ बूंदें प्रीति के पापा और मौसी के ऊपर भी पड़ी थी। उन्हें भी जलन हो रही थी, लेकिन प्रीति सिर्फ और सिर्फ चिल्लाकर रो रही थी। दर्द और जलन की वजह से प्रीति वहीं जमीन पर ही गिर गई। पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई थी। बहुत से यात्री प्रीति की मदद के लिए उसके पास आए। जल्द ही पुलिस की गाड़ी के साथ एम्बुलेंस भी आ गई। एक 23 साल की लड़की जिसकी आंखों में करियर के सपने थे, उसके ऊपर किसी लड़के ने एसिड अटैक कर दिया था। यह खबर अगले दिन के मुंबई के अखबारों की हेडलाइन थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। प्रीति को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बता दिया था कि केस बहुत क्रिटिकल है। प्रीति की आंखें खत्म हो चुकी हैं, वो कभी देख नहीं पाएगी। उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड से हमला किया गया है, मतलब प्योर तेजाब। प्रीति का इलाज तो शुरू हो गया था, पर किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था।
इसीलिए प्रीति को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल बेहतर ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाने लगा। इस बीच जब भी प्रीति को होश आता तो वो डॉक्टर्स से एक ही सवाल करती, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे आंखों से पट्टी कब खुलेगी? डॉक्टर्स भी उसे झूठा ही सही लेकिन एक ही दिलासा देते कि बहुत जल्द तुम देखने लगोगी। इसी बीच प्रीति ने पापा से कहा, मैं लिख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लिखते जाइए। फिर प्रीति ने कई खत अपने पापा से लिखवाए, जिसकी कॉपीज बाद में मीडिया को सौंपी गई थी। दिन गुजरते गए और प्रीति का इलाज चलता गया। 1 मई 2013 को दिल्ली में अपने घर से मुंबई के लिए निकली प्रीति को पूरा 1 महीना हो चुका था। तारीख आई 1 जून 2013। प्रीति फिर से दिल्ली पहुंची, लेकिन इस बार वो ताबूत में बंद थी। प्रीति ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, लेकिन हॉस्पिटल में ही उसकी मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। इस देश ने अपनी एक और होनहार बेटी को खो दिया था। दिल्ली में प्रीति का अंतिम संस्कार हुआ। उसके लिखवाए लेटर्स को पब्लिक किया गया। जिसने भी प्रीति के खत को पढ़ा था उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त कई लड़कियों ने मीडिया के सामने आकर कहा था उन्हें दूसरे शहर जाकर नौकरी करने में डर लगने लगा है। लड़कियों की तरफ से इस तरह से डर वाले स्टेटमेंट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रीति राठी केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही आदेश दिया था कि जल्द से जल्द प्रीति राठी का मुजरिम हिरासत में होना चाहिए। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन को तेज किया। मुंबई से दिल्ली आई और कई लोगों से पूछताछ की। इसी पूछताछ के दौरान 15 जनवरी 2014 को यानी प्रीति के ऊपर हुए एसिड अटैक के 8 महीने 17 दिन बाद क्राइम ब्रांच के पास एक लड़की का कॉल आया और उसने कहा, सर प्रीति के मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उसका नाम अंकुर पवार है। मैं बोल रही हूँ आप उसे उठाइए और कायदे से पूछताछ करिए। कुछ महीने पहले ही उसने प्रीति को शादी के लिए अप्रोच किया था। मुझे बताया था प्रीति ने। मुझे उसके ऊपर पूरा शक है कि प्रीति के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, और वो जिस भी हालत में अभी, उसके बारे में अंकुर को जरूर कुछ ना कुछ पता है। 15 जनवरी 2014 को ही क्राइम ब्रांच की टीम एक गाड़ी से दिल्ली के नरेला मोहल्ले में पहुंची। ये वही कॉलोनी थी जहां प्रीति का परिवार भी रहता था। इसी मोहल्ले से क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रीति के पड़ोसी के लड़के 23 साल के अंकुर पवार को गिरफ्तार किया। पूरा मोहल्ला हैरान था। सभी की नजरें प्रीति के बचपन के दोस्त अंकुर पवार के ऊपर थी। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर प्रीति की मौत से उसी के दोस्त अंकुर पवार का क्या कनेक्शन था। क्राइम ब्रांच की टीम अंकुर पवार को उठाकर मुंबई लेकर गई। वहां कई राउंड की इन्वेस्टिगेशन के बाद अंकुर ने कबूल किया कि हाँ, मैंने ही प्रीति के ऊपर तेजाब फेंका था। कुछ समय बाद अंकुर पवार ने जो कहानी बताई वो ये थी, मुझे प्रीति के बारे में सब कुछ पता था। वो पढ़ने में काफी तेज थी और मैं उतना तेज नहीं था, जिसकी वजह से कई बार मुझे घर में नीचा दिखाया जाता था। सभी लोग कहते थे कि प्रीति से कुछ सीखो। मुझे बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे हम बड़े हुए। प्रीति पढ़ने में जितनी अच्छी थी वो दिखने में उतनी ही खूबसूरत हो गई। मैंने सोच लिया था कि एक दिन इससे शादी करूंगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि अंकुर क्या चीज है। इसी बीच प्रीति का सिलेक्शन नेवी में नर्स के तौर पर हो गया। वो मुंबई जाने वाली थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया और मुझे करियर में कुछ अच्छा करने का ज्ञान देने लगी। मैंने उसे कई बार प्रपोज किया, लेकिन उसने मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। मैं उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो मुझे उससे जलन होने लगी। फिर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का इंतजाम किया
और उसी ट्रेन में बिना टिकट लिए चढ़ गया। मैं तो ट्रेन में ही उसके ऊपर एसिड फेंकने वाला था, पर वहां मुझे सही मौका नहीं मिला। मुंबई में मैंने उसको अपना शिकार बनाया और तुरंत दूसरे प्लेटफॉर्म से दिल्ली की ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ गया। यहां सभी को कह दिया था कि मैं इंटरव्यू के लिए उत्तराखंड गया था। स्पेशल वुमेन्स कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। इस कोर्ट के जज A.S. शिंदे ने 2016 में लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा था, इस मामले में इसे कम सजा नहीं देनी चाहिए। प्रीति 30 दिनों तक सिर्फ इसलिए जिंदा थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो दिख कैसी रही है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। एसिड अटैक रेप से भी ज्यादा ब्रूटल क्राइम है, इसीलिए अंकुर पवार को सजाए मौत दी जाती। यह देश का पहला मामला था जिसमें एसिड अटैक के लिए लोअर कोर्ट ने मौत की सजा दी थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।